आदाब, खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हैं हम एक बार फिर। बैन अक़वामी बाजार में हम बात करेंगे आज खाम तेल की जो गिरती हुई कीमतें हैं और जो लगातार उसमें गिरावट आ रही है, उसका सीधा असर दुनिया की माली हालात पर पड़ता नजर आ रहा है। और खबर है कि खाम तेल की कीमत $50 फी बैरल के करीब पहुंच गई है। हम आपको बता दें कि इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल फी बैरल $127 तक जा पहुंचा है, जिसके बाद पूरी दुनिया में महंगाई आसमान छूने लगी। लेकिन अब इतनी भारी गिरावट के बावजूद हिंदुस्तान में पेट्रोल की कीमतों में कमी क्यों नहीं देखी जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। सब्जियों के साथ खाने पीने वाले सामानों की कीमतों में लगातार इजाफा हो ही रहा है, ये भी एक सवाल है। जबकि कांग्रेस इसके लिए सीधे मरकज को जिम्मेदार बता रही है। उसका कहना है कि नए खाम तेलों की कीमत के हिसाब से आज मुल्क में पेट्रोल की कीमत ₹30 फी लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे आलमी कप क्रिकेट के लिए नवमंतखब टीम की, जिसका जो आज दिन भर ये सुर्खियों में रहा मामला। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले आईसीसी आलमी कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। 15 रुकनी टीम में युवराज सिंह के शामिल नहीं किया गया है और सिलेक्टरों ने उनके मुकाबले रविंद्र जडेजा पर ही भरोसा जताया है। जबकि गुज़िश्ता आलमी कप के दूसरे हीरो जहीर खान को आखिरी 30 खिलाड़ियों में ही शामिल नहीं किया गया है, जबकि ये दोनों ही खिलाड़ियों ने पिछले आलमी कप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। बहरहाल वहीं मोहम्मद शामी को वाहिद मुस्लिम चेहरे के तौर पर शामिल किया गया, जबकि सिलेक्टर रोजर बिन्नी के साहबजादे स्टुअर्ट बिन्नी को टीम में जगह दिए जाने पर सवाल उठाने लगे हैं। इन्हीं मौजूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे हमारे दो साफी आबिद अली साहब हैं, साथ ही मंसूरुद्दीन फरीदी साहब होंगे जो कि सेगमेंट के दूसरे हिस्से में होंगे, और फोन लाइन पर भी हमारे साथ राब्ते में होंगे कांग्रेस और बीजेपी के सीनियर लीडरान। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़िरा। सबसे पहले बात करते हैं तेल के खेल की। बैन अक़वामी बाजार में खाम तेल की कीमतों में लगातार आ रही गिरावट का सीधा असर दुनिया के माली हालात पर पड़ता नजर आ रहा है। और खबर है कि खाम तेल की कीमत $50 फी बैरल के करीब पहुंच गई है। उम्मीद की जा रही है कि इसकी वजह से हिंदुस्तान में भी एक बार फिर पेट्रोल के दामों में गिरावट आ सकती है। वाज़ेह है कि इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की फी बैरल $127 तक जा पहुंचा था, जिसके बाद पूरी दुनिया में महंगाई आसमान छूने लगी थी। लेकिन अब इतनी भारी गिरावट के बावजूद भी अगर हम अपने मुल्क हिंदुस्तान की बात करें तो पेट्रोल की कीमतों में वो कमी क्यों नहीं आ रही है। आज भी हिंदुस्तान में लोग कम से कम पेट्रोल ₹60 फी लीटर के हिसाब से खरीदने में मजबूर है, कहीं 62 है, कहीं 63 है। जबकि कांग्रेस का कहना है कि ये जो नए कीमतें हैं खाम तेल की दुनिया में, आज उस हिसाब से मुल्क में तो पेट्रोल की कीमत ₹30 फी लीटर होनी चाहिए। जबकि दूसरी जानिब इन हालात से बैन अक़वामी बाजार में हलचल मची हुई है और शेयर बाजार में लगातार गिरावट देखी जा रही है। देखिए, मेनली जो है क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल जो है वो काफी डाउन चला गया है। अब कच्चे तेल की प्राइस डाउन जाना इंडिया के लिए जहां फायदेमंद है, बट इंटरनेशनली जो है वो एक नेगेटिविटी है, बिकॉज बहुत से कंट्रीज वर्ल्ड के ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी में क्रूड ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस डाउन जाने की वजह से इंटरनेशनली कई इकोनॉमीज को लेके घबराहट है, और इंडिया में भी मैं जो कहूंगा गिरावट आई है वो सेंटीमेंटल गिरावट है क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल लेवल पे डाउन जाने की वजह से। इस मौके पर पेट्रोलियम एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा ने हिंदुस्तान समेत दुनिया के मुल्कों को खबरदार भी किया। आने वाले दिनों में और सस्ता हो सकता है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो पेट्रोल है वो ₹3 लीटर और सस्ता हो जाएगा, डीजल भी लगभग ₹3 प्रति लीटर और सस्ता हो जाएगा। अच्छी खबर है ना। लेकिन हमको साथ में यह भी सोचना पड़ेगा कि तेल तो सस्ता हुआ, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था जो है मजबूत नहीं हो पाई इसलिए कि तेल सस्ता हो गया, तो क्या ये अच्छी बात है? तेल सस्ता हो गया, हमको जरूरत नहीं हम अपना वाहन लेके सड़क पर निकल पड़े, प्रदूषण भी हमने किया और खामखा में उस तेल को भी जलाया, लेकिन अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हुई, तो क्या उसका फायदा होगा? तो मेरा यह मानना है कि तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर $68 पर बैरल रहती है तो भारत का जो आम उपभोक्ता के लिए उसके लिए ठीक खबर होती है, वो भारतीय कंपनियों के लिए ठीक खबर होती है, भारतीय स्टॉक मार्केट के लिए ठीक खबर होती है, भारत में जो FDI लेने आते हैं उसके लिए ठीक खबर होती है, और दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होती है। हमारे साथ स्टूडियो में आबिद अली साहब हैं जो कि आलमी उमूर के माहिर हैं। आबिद साहब, यही आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, इस तेल के खेल के पीछे क्या आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि
बहुत दिनों के बाद ये मामला उठना शुरू हुआ है कि तेल की कीमतों में कमी आ रही है और उसका असर यहाँ हिंदुस्तान में नहीं हो पा रहा है। जबकि तेल की कीमत ये अभी एकदम नहीं हो पाई है इतनी कम, बहुत दिनों से ये चला आ रहा है, थोड़ी थोड़ी कीमतें कम होती रही हैं। हालांकि हिंदुस्तान में भी इसकी कमी, पेट्रोलियम जो मसनूआत हैं उसमें कमी आई है, लेकिन उस हिसाब से नहीं आ पाई। जहाँ तक इंटरनेशनल लेवल का सवाल है तो मामला मुझे जो लगता है, मेरी जो ज़ाती राय है वो लगती है कि रशिया को, जो रशियन इकोनॉमी है वो पूरी तरह से तेल पर बहुत ज़्यादा मुनहसिर है। वहाँ का जो एक्सपोर्ट कारोबार है उसका 60% वो तेल से और पेट्रोलियम मसनूआत से ही आता है। और दूसरी बात यह है कि उसका जो सालाना बजट है वो 50% वो तेल से ही आता है। क्रीमिया को लेकर के मगरबी ममालिक और अमेरिका और रशिया के बीच जो कुछ चल रहा है उससे पूरी दुनिया वाकिफ है। तो मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि रशिया की इकोनॉमी को डाउन करने के लिए अमेरिका ने, मगरबी ममालिक ने ये तेल का खेल पूरा रचा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ये फितरी एक गिरावट जो फितरी है, मुझे लगता है कि ये पैदा की गई है अमेरिका ने। आप देखिए कि जी, और इसका सीधा नुकसान ईरान, इराक, जहां की अभी तो इस वक्त अगर हम देखें तो इराक में जंग चल रही है, लीबिया में, सीरिया में जंग के हालात बने हुए हैं। सीरिया में 3 साल से जंग जारी है। तो कहीं ना कहीं इन हालात में तो तेल की कीमत और ज्यादा बढ़नी चाहिए थी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सीरिया में 3 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया कि वहां इस तरह के हालात हैं, जबकि वो बहुत अच्छा तेल का एक्सपोर्टर है। उसके अलावा इराक का आपको पता है कितने दिन से वहां पर खलफिशार चल रहा है। उसके अलावा उससे पहले लीबिया में भी इस तरह का हो चुका है, जबकि लीबिया का तेल बहुत अच्छा माना जाता है। उस हिसाब से तेल की कीमत आसमान छूनी चाहिए थी और उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना चाहिए था। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, यही तो कहा जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से तेल की कीमतें बजाय बढ़ने के और घट रही हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये फितरी गिरावट नहीं है, बल्कि इसको गिरावट को पैदा किया गया कोई ना कोई ममालिक बिल्कुल। तो ये जो गिरावट पैदा की गई है, जो साजिश है इसको अगर हम कह दें, तो क्या ये ओपेक के कंट्रोल से बाहर है? ओपेक ममालिक क्या कर रहे हैं? हाँ, ओपेक ममालिक में मुझे लगता है कि कुछ ममालिक ऐसे हैं जो अपनी जो तेल की पैदावार है उसमें चोरी छुपे कह लीजिए उसमें इजाफा कर रहे हैं, और जो तेल की कमी बाजार में नहीं होने दे रहे हैं, बल्कि उसकी, क्योंकि कीमतें तभी गिरेंगी जब तेल वाफिर मिकदार में बाजार में मौजूद रहेगा, या कोई भी चीज की कीमत तभी गिरती है जब वो वाफिर मिकदार में मौजूद हो। अगर कमी होगी तो जाहिर सी बात है तेल की कीमतों में इजाफा होगा, या किसी भी चीज की कीमत में इजाफा होगा। तो यही है कि तेल की कीमतों में इजाफा इसीलिए नहीं हो पा रहा है, या उसकी कीमतों में जो गिरावट है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि वाफिर मिकदार में तेल मौजूद है मार्केट में। बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए मोहम्मद अदीब साहब, फोन लाइन पर हैं, जो कि राज्यसभा के साबिक मेंबर भी रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं। मोहम्मद अदीब साहब, तेल के इस खेल को आप किस तरह से देखते हैं? अगर हम हिंदुस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में जिस तरह से खाम तेल की कीमत में गिरावट आई, उस हिसाब से तो हिंदुस्तान में फिलहाल अगर हम देखें तो करीब 30 रुपए के आसपास होना चाहिए पेट्रोल की कीमत, लेकिन अभी भी हिंदुस्तान में 60, 61, 62 इस तरह से अलग अलग शहरों में पेट्रोल मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हुकूमत का नजरिया आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या हुकूमत को इस वक्त और कम नहीं करना चाहिए था, या फिर तेल कंपनियों के दबाव के आगे हुकूमत भी बेबस है? नहीं, हिंदुस्तान को तो आज बड़ा फायदा है, इसलिए कि तेल की कीमतें आधी हो गई। जब ये सरकार आई थी तो $115 पर बैरल था जी, आज $60 से कम है जी, $50 तक पहुंच गया करीब करीब। जी 50 के आसपास है जी। तो हमारी पेट्रोल 30-35 होनी चाहिए थी जी, लेकिन हिंदुस्तान ने चालाकी है कि कुछ 1.5-2 रुपया कम करके और एक्साइज और बढ़ा दिया जी। यानी ये लूट मार मची हुई है, और हमारे मुल्क के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार कर क्या रही है। दुनिया में हर जगह पेट्रोल कम हुआ है। अच्छा, कम इसलिए हुआ कि एक साजिश है, उस साजिश के तहत रशिया को सबक सिखाना है अमेरिका को और अमेरिका के अलाइज को जी, क्योंकि उनकी इकोनॉमी को तोड़ने को, बर्बाद करने पे ये लोग लगे हुए हैं जी। अगर प्रैक्टिकली पूछिए तो पेट्रोल की कीमत 70-75 होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने अपने हिसाब से 100-125 तक पहुंचा देते हैं। ये दुनिया के साथ मजाक कर रहे हैं ये लोग, और बदनसीबी से हर मुल्क ने फायदा इसका उठाया, लेकिन मेरा मुल्क ऐसा बदनसीब है कि यहाँ आज भी इसका फायदा हम नहीं उठा रहे हैं। बिल्कुल। मोहम्मद अदीब साहब, आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहेगा। इस वक्त हमारे साथ यूपी बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी दयाशंकर जी फोन लाइन पर हैं, उनसे हम बात करते हैं। दयाशंकर जी,
सवाल यही है कि जब दुनिया भर में तेल की कीमत में इतनी, कच्चे तेल की कीमत में, खाम तेल की कीमत में इतनी गिरावट दर्ज की जा रही है, तो हिंदुस्तान में अगर मैं आपसे कहूं कि 100 जून की अगर हम बात करें तो $118 फी बैरल करीब था तेल, तब हिंदुस्तान में कीमत थी 80 रुपए लीटर। अब जबकि $50 फी बैरल हो गया है कच्चा तेल पूरी दुनिया में, तो यहां पर तो कम से कम 30 रुपए लीटर होना चाहिए। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो इससे खूब फायदा उठा सकती है वाहवाही लूटने के लिए, यहां पर और ज्यादा दाम कम करके। तो क्या वजह है कि बीजेपी की जो हुकूमत है सेंट्रल की, वो अभी भी तेल की कीमतों को कम करने में कुछ कमजोर नजर आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 7 महीने की सरकार में 9 रुपया 10 रुपया डीजल सस्ता हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया जी। यूपीए की गवर्नमेंट 10 साल चली, 10 साल में कई बार जो है पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ, क्या कभी उन्होंने 1 रुपया भी कम किया? जी, लेकिन जून से, सुनिए बात सुनिए मेरी, जून से अभी तक जून में $118 फी बैरल था दुनिया भर में, तब हमारे यहाँ था 62, तब हमारे यहाँ था 80 रुपए। तो इन महीनों में सिर्फ 20 रुपए कीमत घटी हिंदुस्तान में, बल्कि और ज्यादा घटनी नहीं चाहिए थी जब 50 रुपए फी डॉलर है। बहुत जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है दुनिया में। नहीं, यूपीए सरकार 10 सालों में कभी भी 1 रुपया भी डीजल और पेट्रोल का दाम कम कराई? यूपीए सरकार ये 7 महीना में मोदी सरकार ने ही तो कम किया। और आज की बात कर रहे हैं, एनडीए की बात कर रहे हैं। आज जो है जो पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ, इसके कारण आज सब्जी और जो है और भी जो खाद्य पदार्थ है वो भी सस्ता हुआ है। सर, सब्जियों की कीमत में तो बड़ा जबरदस्त इजाफा इस वक्त है। दिसंबर में जहां सब्जियां सबसे ज्यादा सस्ती हो जाती है मौसम की वजह से भी, इस बार तो बहुत ज्यादा उछाल है। और उसकी एक वजह यह भी है कि कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई फर्क खासा नहीं देखने को मिला है। नहीं, बहुत परिवर्तन हुआ। अभी 5-6 बार जो है सस्ती हो गई डीजल और पेट्रोल। आप कह रहे देखा नहीं क्या बहुत कम हुआ है? माने 9 रुपया 10 रुपया लीटर पर कम हुआ है। कम हुआ है उससे इनकार नहीं है, लेकिन जानना यह था कि दुनिया में जिस तरह की कमी कच्चे तेल के दामों में हुई है, खाम तेल के दामों में, उस हिसाब से हिंदुस्तान में करीब 30-32 रुपए लीटर होना चाहिए था पेट्रोल। वो क्यों नहीं हो पा रहा है? 7 महीने के अंदर में ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार और धर्मेंद्र प्रधान जी के जो पेट्रोलियम मंत्री के नेतृत्व में आज देश की जनता अपने को राहत महसूस कर रही है और वो बहुत प्रसन्नचित है। ये सरकार जो पेट्रोलियम कम हुआ है उसमें मार्केट में, तो यहाँ भी हमको कम उसका मिल रहा है। इसके लिए जनता भारतीय जनता पार्टी को बधाई दे रही है। चलिए, हमारे साथ मोहम्मद अदीब साहब भी आप रहिएगा हमारे साथ। अदीब साहब, आपने सुना दयाशंकर जी को कह रहे हैं कि इन पिछले महीनों में जब से नई सरकार बनी है सेंट्रल में कमी आई है। जो हम बात कर रहे हैं वो उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मैं हैरत में हूँ कि हिंदुस्तान में इतना बेहतरीन मौका था नरेंद्र मोदी को। अगर ये कीमतें कम करते तो पेट्रोल प्रोडक्ट से लेकर और टैक्सी और टेम्पो और ट्रांसपोर्टेशन सब सस्ता हो जाता और ये कीमतें नीचे गिरती जी। लेकिन ये तो आज भी तो घुला रहे हैं और एक्साइज बढ़ा रहे हैं, यानी अपना रेवेन्यू बढ़ाते जा रहे हैं जी। और इनको कोई दिलचस्पी नहीं है कि इस मुल्क में गरानी कम हो जाए। अगर ये सच में इनको मौका ऊपर से मिला था, ऐसा वर्ल्ड इकोनॉमी में इस वक्त ऐसा निजाम पैदा हो गया था कि ये सारा क्रेडिट मोदी सरकार के लोग उठाते जी, लेकिन ये भी वैसी कमाने में लगे हुए हैं जी। ये कह रहे हैं कि एनडीए के यूपीए के जमाने में पैसे कम नहीं हुए। हकीकत ये है कि पिछले 10 साल में बराबर इंक्रीज हुआ है और जब जब पैसा थोड़ा बहुत भी कम हुआ है तो उतने पैसे के हिसाब से उस सरकार ने पैसे कम किए थे। ये कह के कि हम लिंक कर रहे हैं जी, इंटरनेशनल मार्केट से लिंक कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट से आज भी हम लिंक हैं, लेकिन ये फ्रॉड और ये धोखा हिंदुस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ जी। आप दोनों रहिएगा हमारे साथ। आबिद साहब, दोनों को आपने सुना तो ये बात तो कहीं ना कहीं समझ में आती कि मौजूदा जो हुकूमत है हिंदुस्तान की, वो भी कहीं ना कहीं तेल कंपनियों के दबाव में है। ये अच्छा मौका था, जैसे कि अदीब साहब भी कह रहे हैं कि ये अच्छा मौका था जबकि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो सकते थे प्राइम मिनिस्टर और ये हुकूमत। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा मौका उनके पास था, लेकिन बड़े दुख की और अफसोस की बात है कि उन्होंने एक बहुत अच्छा मौका अपनी जो उनको हाथ लगा था वो गंवा दिया है। और जाहिर सी बात है, अभी तक मोदी से जो सरकार है उनकी मीडिया में और आवाम में अच्छी ही वाहवाही होती रही है उनके बयानों को लेकर के, हालांकि काम तो कोई नजर नहीं आ रहा है जी। तो ये अच्छा मौका था, लेकिन उन्होंने खुद ही एक अपोजिशन पार्टियों को और जो उनके नाकदीन हैं उन लोगों को एक मौका फराहम कर दिया है तनकीद करने का
और इसके लिए तो वो खुद जिम्मेदार हैं, जाहिर सी बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दो हमारे खास मेहमान जुड़े हुए थे, अदीब साहब और दयाशंकर जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, फोन लाइन पर थे। और आबिद साहब, आपका भी शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी हुकूमत इसका जितना फायदा आवाम को दिया जाना चाहिए था नहीं दे पा रही है। हालांकि बीजेपी लीडर कह रहे थे कि आगे आने वाले दिनों में और इसका फायदा मिलेगा, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं कहीं ना कहीं उसका फायदा अगर यहां के आवाम को मिलता तो महंगाई से जरूर निजात मिल सकती थी, क्योंकि इस वक्त दुनिया में पेट्रोल कच्चे तेल के दामों, जैसे खाम तेल जिसे कहते हैं, उसके दामों में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। उसकी वजह भी हमने जानी और यह भी जाना कि हिंदुस्तान में आखिर इसका असर उतना ज्यादा देखने के लिए क्यों नहीं मिल रहा है। इस सेगमेंट पे इस चर्चा को हम यही रोकते हैं, एक ब्रेक हम यहां पर लेते हैं। हाजिर होंगे तो बात करेंगे क्रिकेट की। और आज दिन भर जो खबर सुर्खियों में छाई रही वो ये कि वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया और हमारे साथ फरीदी साहब रहेंगे जो कि क्रिकेट के जानकार हैं। मैं जोड़ूंगा अपने साथ में हमारे खास क्रिकेट रिपोर्टर शबाब अनवर साहब को एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए हालात हाजरा। किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हालात हाजरा और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मंसूरुद्दीन फरीदी साहब जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट हैं हमारे। और जाहिर सी बात है अब हम बात करेंगे क्रिकेट की, और क्रिकेट में जब टीम इंडिया का ऐलान हो गया वर्ल्ड कप के लिए और उसको लेकर के तमाम तरह की बातें भी हो रही हैं, तनाज़े भी हो रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। तो लेकिन एक बार हम आपको दिन भर का अपडेट दे दें कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले जो आईसीसी आलमी कप है उसके लिए टीम इंडिया का ऐलान आज हो गया है। और अगर हम टीम इंडिया की बात करें तो इसमें युवराज सिंह को शामिल नहीं किया गया है और 15 रुकनीय टीम है, युवराज के बगैर है। इसके शामिल होने का इम्कान था लेकिन वो इसमें जगह बनाने में नाकाम रहे। सेलेक्टरों ने रविंद्र जडेजा पर ही भरोसा जताया। जिन खिलाड़ियों को आलमी कप के लिए मुंतखब किया गया है उनमें कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, सुरेश रैना, रोहित शर्मा, शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, आर अश्विन, उमेश यादव, स्टुअर्ट बिन्नी, अंबाती रायडू, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा के नाम शामिल हैं। जडेजा के 10 दिन में फिट होने का इम्कान है, जिसे देखते हुए युवराज सिंह को टीम में शामिल नहीं किया गया है। स्टुअर्ट बिन्नी को टीम में जगह मिली है जिनके नाम पर सवाल उठाए जा रहे हैं और आज दिन भर इस पर भी काफी चर्चा होती रही। The team for the ICC Cricket World Cup 2015. MS Dhoni captain, Shikhar Dhawan, Rohit Sharma, Ajinkya Rahane, Virat Kohli, Suresh Raina, Ambati Rayudu, Ravindra Jadeja, R Ashwin, Akshar Patel, भुवनेश कुमार, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शामी, स्टुअर्ट बिन्नी and Umesh Yadav. For the ODI Tri-Series, apart from these 15, Dhaval Kulkarni and Mohit Sharma are the additional players. तो पटेल ने युवराज सिंह के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। All the players were discussed, not only Yuvraj Singh, a lot of other players were also discussed apart from the 30. And after a lot of deliberation in presence of all the 5 selectors as well as Captain Mahendra Singh Dhoni and Duncan Fletcher were there on the con call, please. तो आपने सुना, हमारे साथ इस वक्त फरीदी साहब भी हैं स्टूडियो में, उनसे बात करते हैं। फरीदी साहब, इस इंतखाब को आप कैसे देखते हैं और क्या तब्दीली आपको इसमें नजर आ रही है इस टीम में? देखिए इमरान, जहां तक 30 मुमकिन खिलाड़ियों की फहरिस्त का मामला था उसी वक्त ये बात तय हो चुकी थी कि इसमें से 11 या 12 खिलाड़ी जो हैं वो पहले से तय थे। सिर्फ 3 या 4 पोजीशंस के लिए सिलेक्शन होना था और वैसा ही हुआ है। कुछ खास उसमें तब्दीली नहीं थी, लेकिन जहां ये 3 नाम आए थे कि हम एक एक्स्ट्रा बैट्समैन, एक एक्स्ट्रा बॉलर और एक एक्स्ट्रा विकेटकीपर की बात थी। और यहाँ जो सिलेक्शन हुए हैं उसमें आप स्टीवर्ट बिन्नी के ऊपर उंगली उठ रही है, उस पर युवराज सिंह के सिलेक्शन ना होने पे उंगली उठ रही है। लेकिन देखिए, सिलेक्शन एक ऐसी चीज है जहां पर आदमी सिलेक्टर सबको मुतमईन नहीं कर सकते कि हर हाल में उस पर एतराज होना है। जहां तक सवाल बता युवराज सिंह का,
कि युवराज सिंह उन 30 मुमकिन खिलाड़ियों में नहीं थे। अगर आप युवराज सिंह को दावेदार मान रहे हैं उनके रणजी ट्रॉफी की परफॉर्मेंस की वजह से, तो फिर आपके सामने सहवाग भी मौजूद हैं, वो भी रणजी ट्रॉफी में अच्छा खेल रहे हैं। तो इस वक्त बिल्कुल अनवांटेड है, गैर जरूरी है युवराज के सिलेक्शन का मौजूद। दूसरी बात यह कि इस मामले में धोनी को पूरा राइट हासिल है। धोनी ने इसमें भी, इस मीटिंग में भी ये साबित कर दिया कि उनका डिसीजन फाइनल है। और जब वो कैप्टन हैं और वो आप उनसे कुछ चाह रहे हैं वर्ल्ड कप में, तो फिर आप उनको राइट देंगे, उनको अधिकार देंगे, उनको हक देंगे उनके मर्जी के सिलेक्शन का। बिल्कुल, तो धोनी का कहीं ना कहीं इस पर असर रहा। हमारे साथ मुंबई से हमारे नुमाइंदे एहतराम अली भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। एहतराम, आप दिन भर इस खबर को कवर करते रहे, जब मीटिंग चली और तमाम चीजों को आपने कवर किया। अभी हम आपसे ये जान चाहेंगे कि क्या कुछ बंद कमरे में हुआ, क्या खबरें आप तक पहुंची, और जैसा कि फरीदी साहब भी बोल रहे हैं कि धोनी का असर तो रहा, तो क्या वाकई वो असर देखने के लिए मिला? एहतराम, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? शायद हमारा राब्ता टूटा। एहतराम अली से हमारे साथ हमारे साथी जुड़ गए हैं शबाब अनवर साहब, जो कि स्पेशल प्रोग्राम हमारे चैनल पर करते हैं और स्पोर्ट्स का, उनसे बात करते हैं। शबाब साहब, आप दिन भर इस खबर पर नजर बनाए रखे, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर, क्योंकि सिलेक्टर सैयद किरमानी जो कि साबिक सिलेक्टर रहे हैं, उनका तो कहना है कि अगर मेरी टीम होती तो उसमें युवराज जरूर होते, तो आप क्या मानते हैं? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और उस सैयद किरमानी जैसे इतने पुराने खिलाड़ी, युवराज का तो नाम प्रोबेबल्स में था ही नहीं, तो युवराज की चर्चा क्यों हो रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। बड़ी अजीब बात हो रही है। मैं जहां पर भी देख रहा हूँ जिस डिस्कशन में युवराज की चर्चा हो रहा है, सबको मालूम है कि 30 में नहीं थे। और मंसूर ने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे प्लेयर हैं जो रणजी ट्रॉफी में, सहवाग ने भी लगातार कल तक बहुत अच्छी बैटिंग की है। तो युवराज के बारे में चर्चा करना पूरी तरह से गैर मुनासिब है। और रही बात इस टीम की, तो देखिए इमरान, अगर 2015 की टीम की बात करें और 2011 की टीम की बात करें तो यकीनी तौर पर काफी फर्क है। कई बड़े बड़े नाम थे। ये और बात है कि वह माजी का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन ये टीम पूरी तरह से नौजवानों पर मुश्तमिल है। और सिलेक्टर ने एक काम जरूर अच्छा किया है, वो ये अच्छा किया है कि ज्यादा बैट्समैन पर दाव न लगा के बॉलर्स पर दाव लगाया है, क्योंकि गेंदबाजी हमारी कमजोर रही है थ्रू आउट अगर देखा जाए तो, और उसको ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश की है। अब ये खिलाड़ी जिनकी औसतन उम्र 27 साल से ज्यादा नहीं होगी मेरे ख्याल से, अगर महेंद्र सिंह धोनी को छोड़ दिया जाए, तो ये कैसा कर पाते हैं तो अलग बात है। लेकिन कुल मिलाकर कोशिश की गई है, एक बैलेंस टीम देने की गई। और जो चर्चा चली वो ये सबसे सही, रॉबिन उथप्पा एक चूंकि अब तो स्पेशलिस्ट विकेट कीपर के तौर पर भी उनका नाम स्टैब्लिश्ड हो गया है, अच्छे बैट्समैन भी थे, तो थोड़ा सा मुझे जहां तक लगता है जाती तौर पर रॉबिन उथप्पा को टीम में शामिल होना चाहिए था। अगर होते तो अच्छा होता। बिल्कुल, लेकिन फरीदी साहब, आपने सुना शबाब अनवर साहब को, बैलेंस टीम वो बता रहे हैं, ठीक है, और जो बात पुरानी थी वो पुरानी हो गई, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। लेकिन न्यूजीलैंड और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें जहां पर ये वर्ल्ड कप होने जा रहा है, क्या लगता है कि यहाँ की पिच को देखते हुए, यहाँ के माहौल को देखते हुए कहीं ना कहीं मंजी हुई लोगों को, मंजी हुई टीम चुनते, मंजी हुए खिलाड़ी को चुनते तो और ज्यादा बेहतर होता? नहीं इमरान, सवाल ये होता है कि मंजे हुए खिलाड़ी इस वक्त कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी जो आपकी टीम है वो सब परफेक्ट, वनडे के लिए परफेक्ट है। हम टेस्ट सीरीज हार गए, कोई बात नहीं है, टेस्ट में हमारी परफॉर्मेंस खराब थी, लेकिन वनडे के लिए हम इस पे उंगली नहीं उठा सकते इस टीम के ऊपर। और देखिए जहां तक बॉलिंग का सवाल है, बॉलिंग हमारी टेस्ट सीरीज में एक नाकाम थी, उसके लिए इस पर उन्होंने जोर दिया है। स्पिनर, तीसरे स्पिनर के तौर पर पटेल को लिया गया है, उनकी बॉलिंग के साथ बैटिंग भी अच्छी है। तो हमने सेलेक्टर्स ने पूरा बैलेंस करने की कोशिश की है, बॉलिंग को सपोर्ट दिया। हाँ, एक बात जरूर है कि हमारे फास्ट बॉलर्स जो हैं उनको वहां पर एक अच्छा कोच चाहिए था, वो जो उसकी कमी महसूस हुई है। अब वर्ल्ड कप में हो सकता है कि वो कमी महसूस हो, लेकिन ये है कि टीम बैलेंस है, उन्होंने बैट्समैन भी पूरे अच्छे हैं। जो टीम देखिए 12 खिलाड़ी थे हमारे जो थे वही रहे, बाकी 3-4 पोजीशन के लिए हमारा मामला जो था वो उलझा हुआ था, वो क्लियर हो गया है। और खुद युवराज के फादर ने कहा कि भाई युवराज का सिलेक्शन नहीं हुआ, इस पर कोई इतराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन जो होता है बेस्ट होता है, इसलिए इस पे उंगली उठाना फजूल है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कि बैलेंस है और टीम। लेकिन हमारे साथ अब एहतराम अली जुड़ गए हैं मुंबई से, उनसे बात करते हैं। एहतराम, मेरा वही सवाल है आपसे कि क्या कुछ आपने देखा, धोनी की तो चली, जैसा कि फैजी साहब भी कह रहे हैं, शबाब अनवर साहब भी कह रहे हैं, लेकिन क्या खबरें छनकर आती रही, क्या कुछ हो रहा था बंद कमरे में, जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, धोनी ने 2007 का वर्ल्ड कप T20 जिताया, धोनी ने 2011 का वर्ल्ड कप जिताया, तो लामौला एक बात सुननी पड़ती है कप्तान की, और कप्तान की बात को मानना भी पड़ता है। लेकिन कभी कभी सिलेक्टर का भी स्टैंड होता है, सिलेक्टर किस बेस पे स्टैंड लें, उनकी परफॉर्मेंस, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस क्या है उसके हिसाब से। लेकिन जो बंद की बात है उसमें साफ तौर पर महेंद्र सिंह धोनी नहीं चाहते थे कि युवराज सिंह टीम का हिस्सा हो। अगर युवराज सिंह 15 में होते तो यानी कि 11 में खिलाना पड़ता, 11 में अगर होते
तो सीधे सीधे जडेजा की जगह मरती। तो ऐसी स्थिति में ये साफ हो गया कि जब युवराज सिंह टीम का हिस्सा ही नहीं होंगे तो कोई पतंगर होगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में युवराज सिंह की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। युवराज सिंह 2011 वर्ल्ड कप के बाद कई मौके मिले, उसको चुका नहीं पाए। तो एक थोड़ी से ये सवाल, लेकिन एक आम इंसान जिसने युवराज सिंह की बल्लेबाजी देखी थी और युवराज सिंह का 2011 का वर्ल्ड कप जिताने वाला अंदाज देखा था, वो जरूर चाहता था, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता, आपको कम से कम रन करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में स्टुअर्ट बिन्नी पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। अगर स्टुअर्ट बिन्नी को हटाकर उस वक्त युवराज सिंह को ले लिया जाता तो फिर वही मामला होता कि प्लेइंग 11 में किसको बैठाया जाता, क्योंकि लेफ्ट आर्म आपके पास 3 लोग हो जाते, एक अक्षर पटेल हो जाते, जडेजा हो जाते, युवराज सिंह हो जाते। तो ऐसी स्थिति में युवराज सिंह को ना ही लेना बेहतर समझा महेंद्र सिंह धोनी ने। ठीक, बिल्कुल, आप हमारे साथ रहिएगा। शबाब अनवर साहब हमारे साथ फोन लाइन पे। शबाब साहब, युवराज की बात देखिए घूम फिर कर आ जाती है, आप भी कह रहे हैं कि फैसला सही हुआ है। कहीं ना कहीं ये भी बात है कि अगर हम बात करें, बाउंस नहीं खेल पाते हैं ठीक से युवराज, और जहां पर अब ये वर्ल्ड कप होने जा रहा है वहां की पिच की अगर हम देखें तो ऐसी तमाम बातें होती हैं जिसको लेकर के फैसला किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम बातें भी रही होंगी इस फैसले के पीछे। हाँ बिल्कुल, युवराज जी के बारे में चर्चा जरूर हुई है सिलेक्टरों के बीच, और काफी देर तक जैसी कि खबरें मिली हैं काफी देर तक सिलेक्टर्स से माथापच्ची की है। लेकिन ये बात एहतराम में बिल्कुल सही कि महेंद्र सिंह धोनी कप्तान जो थे वो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो इस पर अड़े हुए थे। और वैसे भी आप जानते हैं इमरान के धोनी की जो जिद है और उनकी पसंद नापसंद हिंदुस्तानी क्रिकेट में जब से वो कप्तान बने चलती रहती है। और एक नया हमको लगता है कि कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो जाती है अगर युवराज सिंह को लिया जाता है, क्योंकि युवराज सिंह ठीक उसी तरह उस प्रोबेबल्स में 30 खिलाड़ियों में नहीं थे जिस तरह से वीरेंद्र सहवाग नहीं थे और दूसरे खिलाड़ी नहीं थे। तो सहवाग भी अच्छा कर रहे हैं, तो फिर ऐसी बात होती है, फिर दूसरे यही एक्सपर्ट कहने लगते हैं कि भाई सहवाग ने क्या बिगाड़ा था। तो मेरे ख्याल से युवराज सिंह एक अच्छे क्रिकेटर हिंदुस्तान के लिए हमेशा रहे हैं, उन्हें मौका मिल सकता था, लेकिन इन्हीं सिलेक्टरों ने 30 खिलाड़ियों का भी इंतखाब किया था। तो उस वक्त सब कुछ समझ बूझ कर किया गया था और वो इन 30 खिलाड़ियों में नहीं थे, ये बार बार बताया जा रहा है। बहुत से एक्सपर्ट मैंने आज भी टेलीविजन पर देखे जिनको याद भी नहीं था कि युवराज सिंह थे कि नहीं। उनको बताया गया कि बीच में चर्चा में युवराज सिंह का नाम है, प्रोबेबल्स में नहीं थे, जबकि बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ। वही शबाब भाई, असली देखिए बात यह है कि अगर रविंद्र जडेजा को नहीं लेते तो एक तरह से हल्क तलफी थी। देखिए कि पिछले 4 साल से टीम का अटूट हिस्सा है, और लेकिन युवराज सिंह टीम का हिस्सा नहीं थे, उनका अंदर आना जाना लगा हुआ था। लेकिन आप परफॉर्मेंस के मामले में देखिए बहुत बेटर थे उनसे। तो इसलिए सिर्फ ये कह देना कि जडेजा की जगह उनको लेना चाहिए था, ये तो जायज नहीं है, क्योंकि जो परफॉर्म कर रहा है उसको आप तरजीह दीजिए। इसको वैसे ही हुआ है। आपको जाहिर सी बात है, इस बात की तो काफी खुशी होगी कि अच्छा मतलब कि उसमें इत्तेफाक है कि आपने रॉजर बिन्नी को करीब से खेलते हुए देखा है। रॉजर बिन्नी का बेटा लड़का जो है इस वक्त 1983 का वर्ल्ड कप रॉजर बिन्नी अहम रोल रहा था जिताने में, और 2015 में उनका बेटा स्टुअर्ट बिन्नी इस वक्त टीम में। इस तरह की जो उसमें इत्तेफाक है, इस तरह की अच्छी चीजें, इस पर अगर बातचीत की जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो नए खिलाड़ी चुने गए हैं इमरान, मैं एक मतलब फिर कहूंगा कि इन नए खिलाड़ियों का जिनका इम्पैक्ट काफी अच्छा होने वाला है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि ये खिलाड़ी इतने नौजवान है और इतने बहुत ज्यादा वर्ल्ड कप का तजुर्बा भी इनके पास नहीं है, वनडे का तो तजुर्बा है, ये किस तरह का परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन हमें इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करनी चाहिए, हौसला अफजाई करनी है जी, यकीन करना। बहुत बहुत शुक्रिया शबाब अनवर साहब, और एहतराम आपका भी मुंबई से। फरीदी साहब, चलते चलते बस एक बात, कश्मीर के अवाम को बहुत उम्मीद थी परवेज रसूल का सिलेक्शन हो सकेगा इस बार टीम इंडिया में वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाया। क्या बेहतर होता कि उन्हें कुछ उनके लिए सिलेक्टर्स नहीं? देखिए, परवेज रसूल के लिए बहुत वक्त है अभी और बहुत चांसेस आने हैं। और अभी देखिए जैसे पटेल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, इनकी भी अच्छी थी, लेकिन अभी बहुत वक्त है उनके साथ। जरूर कश्मीर के अवाम पर थोड़ा मायूसी हुई होगी, लेकिन देर आए कश्मीर से चेहरा बहुत दिनों बाद उठकर आया नहीं था। बेशक, लेकिन देखिए देर आए दुरुस्त आए, अगली बार उनको कहीं चांस मिलेगा जरूर। एक प्रेशर है उससे, वो सबसे बड़ी चीज थी कि 30 मुमकिन खिलाड़ियों में उनका शुमार हुआ, तो यही एक बहुत बड़ा एजाज था और आगे उनके लिए रास्ते बहुत खुले हुए हैं अभी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फरीदी साहब इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए और अपनी गिराकत राय हमारे साथ बांटने के लिए। तो नाजरीन, यही उम्मीद हम करते हैं कि हमारी जो टीम है, टीम इंडिया, अब तैयार हो चुकी है और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी वर्ल्ड कप में, और एक बार फिर हिंदुस्तान की जोड़ी, क्योंकि हम अभी भी आलमी चैंपियन है, एक बार फिर वर्ल्ड कप हमारे पास आएगा, ये उम्मीद की जा सकती है, यकीन रखा जा सकता है। नाज़रीन, आप हालात हाजरा और आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं लाइव, कभी भी लॉग ऑन करें www.samaylive.com पर। इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए आलमी समय।